हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। और चैप्टर का नाम भी यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट को डिटर्मिन करने के कितने तरीके हैं और कैसे कैसे डिटर्मिन किया जाता है। तो सबसे पहले देयर आर टू अप्रोचेस to the determination of equilibrium level of income. These are number one, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जिसको एडी एंड एएस अप्रोच भी कहा जाता है, और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है, जिसको एस एंड आई अप्रोच भी कहा जाता है। तो दोनों की दोनों अप्रोचेस मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, स्किप करेंगे तो बीच में कोई पॉइंट रह जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में जिस हिसाब से अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट हेडिंग मैंने बनाई है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जिसको एडीएस एडी एंड एएस अप्रोच भी कहा जाता है। In terms of ADAS approach, equilibrium level of income and output in the economy is the one where the desired aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply. तो simple words में ADAS approach कहती है कि equilibrium level of income and output वहीं होगा जहां पे desired aggregate demand, और डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी? एग्रीगेट सप्लाई के। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पे बराबर है वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। किस तरीके से, उसको हम नीचे बताते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी। एग्रीगेट डिमांड, जिसको एडी भी कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिजायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द कम्युनिटी, कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड होंगी उन सबकी डिमांड का टोटल कर देंगे, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर्स का टोटल कर देंगे, तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। टोटल डिजायर्ड एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस, टोटल जो डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? जो डिजायर्ड या प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसमें आ जाएंगी एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस, जो हाउस हैं, जो कंज्यूमर गुड्स की जो डिजायर्ड डिमांड करते हैं या डिजायर करते हैं कि इतना हम खर्चा करेंगे, एंड द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स बाय द बिजनेस फर्म्स। तो सिंपल वर्ड्स में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया? सी प्लस आई। सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स, एंड आई इज जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस फर्म्स करती हैं, ठीक है। तो एडी का छोटा फॉर्मूला सी प्लस आई, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो टेबल तो मैंने बनाया हुआ है और फिर इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो टेबल को मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जूम आउट करके। मैंने फर्स्ट कॉलम में इनकम लिखा है, सेकंड कॉलम में प्लान्ड कंजम्पशन लिखा है, और थर्ड कॉलम में प्लान्ड सेविंग, और फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, फिर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो आपको तो इक्विलिब्रियम दिखाना ना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनकम 0 से लेकर 100 से इंक्रीज करके 500 तक लिख ली। जो प्लान्ड कंजम्पशन है वो मैंने लिख ली 20, 100, 180, 260, 340, 420। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मगर बाद में आपको एडीएस को एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो प्लान्ड सेविंग, जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 20 है, तो सेविंग्स तो -20 हुई ना। ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता रहेगा। अब इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी 100 है, तो सेविंग 0 ही ना। तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो ये सेविंग्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जब भी हम केनेजियन मॉडल लेते हैं इन्वेस्टमेंट का तो हम हमेशा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, ठीक है। तो उसके बाद एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई। अब ये क्या है? सी। मैं इसको फिर से यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। सी कितना हो गया? 20, और आई कितना हो गया? आई क्या है यहाँ पे? 40। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, तो टोटल कितना हो गया? 60। अब वैसे ही सी कितना है? 100, और ये कितना है? 40, तो ये क्या बन गया? 140। तो ये जो एडी है ये कैसे लिया हमने? सी प्लस आई। ये क्या है? सी, ठीक है। मैं यहाँ सीधी सीधी तरीके से लिख लेता हूँ, ये हो गया सी, ये हो गया आई, तो ये सी प्लस आई हो गया, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई, ये जो इनकम है इसको एग्रीगेट सप्लाई भी कहा जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई जब हम देखते हैं तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर होते हैं। तो इस लेवल पे अगर हम एडी कॉलन को पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी इनकम लेवल 300 है तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, दैट इज 300 इक्वल टू 300। तो इसी
सिनेरियो में हमने बनाया है, अगर आप इनमें नंबर में चेंजेस करते हैं तो आपको अपने आप से बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप यही नंबर लिख लेते हैं तो आपको पकी-पकाई खिचड़ी मिल जाएगी जो कि आप पेपर में लिख सकते हो। तो बेसिकली एडीएएस अप्रोच में हमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल रखना है और इसके सामने सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इक्वल आ जाते हैं। समझने की बात? तो अब इसको थोड़ा-सा मतलब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? इसको मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ दोबारा से ताकि आपको अच्छे से वर्ड्स दिख जाएँ, ठीक है? It is clear from above table that equilibrium level of income is 300 करोड़। मैंने यहाँ पे इन करोड़ दिया हुआ है ये, ठीक है? आप लैक्स भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे। Where the desired aggregate demand is equal to aggregate supply, that is AD is equals to AS और I is equals to S, मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग भी यहाँ बराबर होगी ना। Buyers are able to meet their spending plans and the firms are able to sell whatever they plan to produce। जो बायर्स हैं जितना खर्चना चाहते हैं पैसा उनको उतनी जो है सामान मिल रहा है और सेलर्स जितना बेचना चाहते थे उनका बिक रहा है, ठीक है? तो मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर आ गई। एनी लेवल ऑफ आउटपुट मोर देन और लेस देन 300 करोड़ लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे या इससे नीचे जाएंगे, इस लेवल से 300 के ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। कैसे आएगा वो बताता हूँ। इन केस डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी और एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है? इनकम विल इंक्रीज। डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, इनकम विल इंक्रीज। इससे इनकम लेवल्स बढ़ जाएंगे और इनकम लेवल्स बढ़ने से फर्दर क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक है? अब फॉर इंस्टांस इफ द फर्म्स प्रोड्यूस आउटपुट वर्थ रुपीज 200 करोड़, मान लो कंपनियों ने 200 करोड़ का सामान बनाया, ठीक है? वर्थ रुपीज 200 करोड़ यहाँ पे लिखना था, मैंने यहाँ करोड़ नहीं लिखा, मैं यहाँ CR लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, करोड़, ठीक है? देयर विल बी एक्सेस डिमांड ऑफ 20 करोड़, ठीक है? तो अगर टेबल में देखें यहाँ पे तो कंपनियों ने सामान बनाया 200 करोड़ का, मगर डिमांड कितने की है? 220 करोड़ की है। तो डिमांड 20 करोड़ की ज्यादा होगी ना, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग to the output level of 200 करोड़, planned aggregate demand is 220 करोड़। तो अगर हमने देखा जो सप्लाई हुई वो 200 करोड़ के बराबर की हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, मगर जो डिमांड है वो 220 करोड़ की है। दिस वुड इंड्यूस द फर्म्स टू एक्सपैंड देयर आउटपुट टू मीट द एक्सेस डिमांड। इससे मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाएगी 20 करोड़ की और कंपनियों को इंड्यूसमेंट मिलेगी ताकि वो फालतू माल बनाएं, ठीक है? द सेम वुड हैपन एज लॉन्ग एज द लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द इक्विलिब्रियम आउटपुट। जब तक वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से कम बना रहे हैं तब तक ये चलता रहेगा। लाइकवाइज इफ एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, वो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में बताऊंगा, वो अगली अप्रोच है। अगर किसी भी चीज की मतलब इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, मतलब ये नीचे वाली सिचुएशंस कि ये सप्लाई ज्यादा हो रही है और ये डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम, तो इस सिचुएशन में डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है, ठीक है? इनकम एंड आउटपुट विल इंक्रीज, तो इससे क्या होगा? इनकम एंड आउटपुट तो इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर इंस्टांस इफ फर्म्स इन द इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस आउटपुट वर्थ रुपीज 500 करोड़, देयर वुड बी excess supply of 40 crore as corresponding to the output of 500 crore, that is planned aggregate demand is 460 करोड़। तो सिंपल वर्ड्स में देखें, अगर कंपनी ने सोच लिया वो 500 करोड़ का माल बनाएगी और डिमांड तो सिर्फ 460 करोड़ की है, तो उसने 40 करोड़ का सामान फालतू बना लिया। मैंने यहाँ करोड़ नहीं लिखा, मैं यहाँ करोड़ लिख देता हूँ, ठीक है? आप यहाँ से मैं CR लिख देता हूँ, आप पूरा करोड़ लिख देना, ठीक है? Therefore, firms are not able to sell the entire output they have produced। तो 40 करोड़ का सामान तो फालतू रह जाएगा और वो बेच नहीं पाएंगी। Unsold stock of goods will induce the firms to reduce production, which leads to fall in income। तो जब तक वो फालतू सामान बेचेंगे नहीं तब तक फर्दर बनाएंगे नहीं, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उनको रिड्यूस करनी पड़ेगी और प्रोडक्शन गिरेगी तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट मतलब सब कुछ ही गिर जाएगा। समझ की बात? तो इसको हम थोड़ा डायग्राम से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंडिकेटेड बाय अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व C। ये जो C कर्व है ब्लू कलर की, ये मैंने प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बनाई हुई है, गिवन फिगर में जो शो है, शोइंग द पॉजिटिव एंड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो ये हमें बताती है कि कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और लीनियर रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, मगर वो मॉडल्स अलग हैं, उनको हायर लेवल पे मैं डिस्कस करूंगा। एज एक्सप्लेन्ड बाय केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन,
तो केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन के हिसाब से हमने ये बना दी, ठीक है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इलस्ट्रेटेड बाय आई आई कर्व। ये जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है ये आई आई कर्व, क्योंकि केनीजियन जो भी केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन या केनीजियन इन्वेस्टमेंट फंक्शन या केनीजियन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट हुआ है, उसमें हमेशा हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो आपको इस वीडियो के लिंक में एक मतलब एक टॉपिक मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो which is horizontal line because investment expenditure is assumed to be autonomous, that is it is independent of the level of income। इनकम चाहे जितनी मर्जी हो नीचे, इनकम यहाँ पे जितनी मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट इतनी की इतनी रहेगी, ठीक है। अब अगर ये सी कंजम्पशन है, कंजम्पशन में मैं इन्वेस्टमेंट ऐड कर देता हूँ तो एक कब मिलेगी मुझे, AD इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये वाली कब मिल जाएगी, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, जो कि मैंने ये जो लाइट ग्रीन टाइप जो कलर है, अब जो भी कलर है ये मतलब ये मत कहना कि ये कलर है वो कलर है, ये जो लाइट सा कलर है इसमें मैंने एडी कर्व बनाई हुई है, ठीक है। द डिजायर्ड एग्रीगेट कर्व इज देयरफॉर रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई कर्व, ये वाली कर्व सी प्लस आई, मतलब एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इट इज ड्राइव्ड बाय टेकिंग द वर्टिकल समेशन ऑफ सी लाइन मतलब कंजम्पशन लाइन एंड आई आई मतलब जो इन्वेस्टमेंट लाइन है उसको हम ऐड करके सी प्लस आई कर्व बना रहे हैं। सिंस लेवल ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड इज पैरेलल टू कंजम्पशन विद a constant vertical distance that is equal to II between the two curves at all level of income। अब आपको पता है ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कांस्टेंट है, तो अगर सी में मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करता रहूंगा, मान लो 10 10 10 10, तो ये कर्व सी कर्व के हमेशा पैरेलल ही रहेगी और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जितनी ये इन्वेस्टमेंट है उतना ही डिस्टेंस होगा, समझ गई बात। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई जिसको एएस कहा जाता है रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। ये जो एग्रीगेट सप्लाई बनाई है जिसको इनकम कर्व भी कहते हैं, ये 45 डिग्री ये हमें बताती है, ये y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसको ये कर्व भी दिया जाता है, y कर्व भी लिखा होता है कई बुक्स में और एस कर्व भी लिखा होता है कई बुक्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये हमें बताती है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनकी मनी वैल्यू क्या है एक साल के अंदर अंदर। In other words, aggregate supply is equal to the value of national product, that is national income। तो aggregate supply को national income भी कई बुक्स में लिखा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। It is depicted by the 45 degree line originating from the point of origin। point of origin से ये 45 डिग्री की लाइन बनी हुई है। Thus, the straight line from the origin which makes 45 degree angle with x-axis shows both aggregate supply and national income in money terms। तो ये मनी टर्म्स में नेशनल इनकम को भी दिखाती है या इनकम कर्व को दिखाती है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द एग्रीगेट सप्लाई इज मेजर्ड बाय द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन एएस लाइन बिटवीन नहीं आना था यहाँ पे, बिटवीन एएस लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो सिंपल वर्ड्स में एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे, इस पॉइंट मतलब एएस लाइन में और ये जो एक्स एक्सिस है इसके बीच में जो गैप है ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अगर हमें यहाँ मेजर करना है तो ये गैप इतना हो गया, समझ गए बात। यहाँ मेजर करना है तो ये गैप इतना हो गया, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है, तो सिंपल सी बात है। दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनकम शोन बाय द हॉरिजॉन्टल एक्सेस बाय ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, ये भी वही बात कर दी। Thus, the level of income can be measured either along the horizontal axis और वर्टिकल ऑन द 45 डिग्री लाइन। तो सिंपल वर्ड्स में इन्होंने यही कह दिया कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जैसे मान लो ये इनकम लेवल है, ये वाली इनकम लेवल है, तो ये और ये बराबर होगी क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये 45 डिग्री है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया हुआ है ग्राफिकल तरीके से। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सिंस इन अ टू सेक्टर मॉडल, अगर हम टू सेक्टर मॉडल की बात करें, इनकम इज पार्टली स्पेंट in the form of consumption expenditure and is partly saved, therefore national income or the aggregate supply can be compressed as the sum of the consumption expenditure and saving expenditure। तो यहाँ बताया हुआ है कि इनकम क्या होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग एक्सपेंडिचर। तो एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई भी होता है एंड वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। अब मैंने बार बार ऊपर जा जाके आपको समझाने से अच्छा मैंने कहा कि मैं दोबारा से यहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि बार बार मुझे ऊपर ना जाना पड़े। तो ये सेम टू सेम डायग्राम है। इन द गिवन फिगर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। ये एग्रीगेट डिमांड नहीं लग रहा, ये मैं अच्छे से डी डाल दूं, यहाँ पे ये ओ सा लगी जा रहा है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई कर्व रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट डिमांड एंड
y is equals to cs line represents the aggregate supply। तो ये बताया हुआ है कि भाई AD is equal to C plus I एग्रीगेट डिमांड होगी, ये एग्रीगेट सप्लाई कब होगी, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड AS कर्व डिटरमिन्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं कर्व्स, जैसे ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। ये जो नीचे OY0 है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया हमारा, ठीक है। तो जहां वही डिमांड सप्लाई जहां काटती है वो इक्विलिब्रियम, ठीक है। द इक्विलिब्रियम लेवल इज एट पॉइंट E कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड AS, जैसा कि मैंने अभी बताया। अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज OY0। तो ये जो है OY0, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। उसके बाद एट दिस लेवल ऑफ इनकम बायर्स कैन फुलफिल देयर स्पेंडिंग प्लान्स एंड द फर्म्स आर एबल टू सेल whatever they desire to produce। मतलब जितना वो खरीदना चाहते हैं बायर्स, उनको उतना सामान मिल रहा है, और जितना सेलर्स बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा सामान उनका बिक रहा है। देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द फर्म्स टू चेंज देयर आउटपुट, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। देयरफॉर आउटपुट एंड इनकम आर एट इक्विलिब्रियम। तो आउटपुट भी इक्विलिब्रियम में और इनकम भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि डिमांड जितनी है उतनी की उतनी सप्लाई है। बट अगर कोई पंगा पड़ता है, अगर कोई ऊपर नीचे होता है, तो क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। लेट अस understand why the economy can't be at equilibrium if the level of output is different from OY0। अगर हम OY0 से इक्विलिब्रियम इधर उधर कर लेते हैं, या OY1 पे कर लेते हैं, या OY2 पे कर लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। For instance, suppose the output produced in the economy is OY1, which is greater than the equilibrium level of income OY0। अगर हम सपोज करते हैं कि हम OY1 पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हैं। अब इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे अगर आप देखोगे सप्लाई कब ऊपर है और डिमांड कब नीचे है, तो सप्लाई और डिमांड में गैप कितने का है, AB ये जो है AB गैप है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन दिस केस प्लान्ड या डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द प्रोडक्शन लेवल ऑफ OY1, दैट इज AY1। तो अगर हम देखें तो ये जो AY1 लेवल ऑफ इनकम है, इस इनकम पे जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई जो है ज्यादा है। सप्लाई कितने से ज्यादा है, AB यूनिट से ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाय AB अमाउंट जो मैंने लिखा है, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। देयरफॉर फर्म्स आर नॉट एबल टू सेल द एंटायर आउटपुट दे हैव प्रोड्यूस्ड। जितना माल बनाया सारा का सारा नहीं बेच पा रहे। फर्म्स आर फोर्स्ड टू ऐड अनसोल्ड गुड्स इक्वल टू AB अमाउंट टू देयर स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज। तो उनकी इन्वेंटरीज या स्टॉक में AB अमाउंट ऑफ गुड्स रह जाएंगे, जो बिकेगा नहीं सामान। दिस अनप्लान्ड rise in inventories induce the firms to reduce production and thereby income। तो जब तक वो पुराना माल नहीं बिकेगा वो फर्दर बनाना कम कर देंगे, और जब कम करेंगे तो इससे क्या होगी, इनकम या प्रोडक्शन में गिरावट आ जाएगी। Thus unintended inventories forces firms to cut down production which leads to fall in income। तो इसकी वजह से इनकम गिर जाएगी, ठीक है। This process is this process of unintended inventories accumulation and falling output and income continues until the income falls to the equilibrium level of output। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इनकम खुद ब खुद गिर के दोबारा से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, दोबारा से यहाँ पे ना आ जाए, ठीक है। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इनकम गिर गिर के दोबारा से Y0 पे ना आ जाए, ठीक है। अब फर्दर एक्सप्लेन करते हैं दूसरी तरफ। ऑन द अदर हैंड सपोज द इनकम लेवल इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम लेवल सच एज OY2 शोन इन द अबव फिगर। मान लो इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे है, मतलब OY0 पे, और अभी जो आ रहा है जो लेवल ऑफ इनकम आ रही है वो आ रही है OY2 पे, ठीक है। इस लेवल पे आ रही है हमारी इनकम। तो इस लेवल के सामने देखेंगे तो फर्दर अगर देखें तो जो सप्लाई है वो क्या है, कम, और डिमांड क्या है, डिमांड कब ऊपर से निकल रही है, रेड कलर की क्या है, सप्लाई। तो अगर हम देखें तो डिमांड कितनी ज्यादा सप्लाई से, GH अमाउंट ऑफ जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो क्या होगा, सामान महंगा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। महंगा होएगा तो उनकी इनकम्स बढ़ जाएंगी तो दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, समझ के बात। तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। इन दिस केस प्लान्ड और डिजायर्ड डिमांड जो कि है GY2 इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन लेवल ऑफ OY2 दैट इज HY2 से ज्यादा है बाय GH अमाउंट, ठीक है। जैसा मैंने फिगर में बताया था, ये वाला GH अमाउंट, ये वाला भी GH है, वो मैं सब सेविंग के हिसाब से समझाऊंगा। यहाँ मैं अभी AD/AS के हिसाब से समझा रहा हूँ। GH अमाउंट, firms will be able to meet higher level of sales
by drawing down their inventories. तो जितनी भी इन्वेंट्रीज पड़ी हैं उनकी वो सारी की सारी निकाल देंगे. Thus excess demand will lead to decline in inventories of goods below the desired level. तो अगर उनकी सारी की सारी इन्वेंट्रीज खत्म होगी, जो उनकी डिजायर्ड लेवल की इन्वेंट्रीज है, कि हर एक प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं इतना लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज तो अपने पास रखूं, अचानक से डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में बेच दूंगा, तो उससे भी डिजायर्ड लेवल से भी नीचे चली जाएंगी. तो होगा क्या, व्हेन फर्म्स फाइंड their stock of inventories falling, they increase their production to meet the extra demand. तो जब उनकी इन्वेंट्रीज गिर जाएंगी तो वो डिजायर्ड इन्वेंट्रीज को बनाने के लिए क्या करेंगी, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी. प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फैक्टर्स और प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ जाएगी और एज अ रिजल्ट इसकी वजह से जो इनकम्स है उसमें इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा इसमें. ठीक है. दस नहीं, दिस प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन्वेंट्रीज एंड इंक्रीज इन आउटपुट एंड इनकम कंटिन्यूज अंटिल इनकम इंक्रीजेस टू द इक्विलिब्रियम लेवल OY0. जैसा कि मैंने बताया था ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक OY0 या इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन ना हो जाए. इन शॉर्ट, इन टर्म्स ऑफ AD एंड AS अप्रोच, द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इनकम फॉर एन इकोनॉमी इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू AS, कि जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगी तभी इक्विलिब्रियम होगा. अब AD का छोटा फॉर्मूला क्या होता है, C+I, और AS का क्या होता है, C+S. अगर मैं यहाँ से ये C और C कैंसिल कर दूं तो असल में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सेविंग बराबर होती है. तो इसी को मैंने अगली अप्रोच में बताया हुआ है कि जब भी AD और AS बराबर होती है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होती है. ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं. तो आपको जब भी इक्विलिब्रियम का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो AD AS अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है. ठीक है. At alternative approach to the determination of equilibrium level of income is saving and इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो ये एट ऑल्टरनेटिव नहीं आना था, एन ऑल्टरनेटिव आना था. रुको 2 मिनट, मैं यहाँ से इसको सही कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से लिख लेता हूँ एन. ठीक है. तो अगर एक और देखें, क्योंकि कभी कभी स्पीड में हम लिखते कुछ और है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ हमेशा कि आप जब भी अपना पेपर कर रहे होते हैं तो उसको रिवाइज करें एक बार, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक्स होनी ही हैं. ठीक है. तो एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, ADAS से ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जिससे हम इक्विलिब्रियम शो कर सकते हैं इकोनॉमी का, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच. तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, equilibrium level of income is determined at that level where the planned investment equal to desired or planned saving. तो ये अप्रोच कहती है कि जो planned investment है और planned savings हैं वो बराबर होंगी तभी equilibrium होगा. Let us see why the equilibrium level of income is determined by the equality of saving and investment. हम पता लगाते हैं, हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है. जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, AD इज इक्वल्स टू C+I है, AS इज इक्वल टू C+S है. अगर दोनों बराबर होंगे, AD इज इक्वल टू AS, तो C+I इज इक्वल टू C+S, C कैंसिल हो गया तो I इज इक्वल टू S, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा. तो जब भी हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इसका अल्टीमेटली मतलब होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है. अब वही सेम टू सेम डायग्राम मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया, क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम आता है AD-AS अप्रोच में, उसी के सामने उसी लेवल पे अगर आप देखोगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी इक्विलिब्रियम आ जाता है. समझ की बात. तभी तो यहाँ ड्राइव किया है कि जब भी AD-AS बराबर होते हैं तभी तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होते हैं. ठीक है. तो इट इज शोन इन द गिवन फिगर दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज OY0. तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो वही है OY0, कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेविंग, मतलब S कर्व. ये जो सेविंग कर्व है, सेविंग कर्व शुरू में नेगेटिव होती है, बाद में पॉजिटिव होती है. ये क्यों होती है, ये मैंने सेविंग फंक्शन में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. At all other levels of income, desired aggregate demand will not be equal to desired aggregate supply. Therefore, producers would either contract or expand the output. अब ये जो equilibrium level of income है OY0, अगर हम इसके राइट साइड पे जाएं या लेफ्ट साइड पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है वो आपस में बराबर नहीं होंगी. ठीक है, ये बात बोली हुई है. लेट अस कंसीडर OY1 लेवल ऑफ आउटपुट. अगर हम OY1 लेवल ऑफ आउटपुट की बात करें, एट दिस लेवल या एट दिस इनकम क्या होगा, प्लान्ड सेविंग एक्सीड्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय AB अमाउंट. जो सेविंग्स हैं, जो प्लान्ड सेविंग है वो ज्यादा हो जाएंगी और जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो कम रह जाएगी. ठीक है. और अगर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम रह जाएगी और प्लान्ड सेविंग ज्यादा हो जाएंगी, कितने अमाउंट से, AB. ऐसा क्यों हो रहा है, इस लेवल के ऊपर चलो. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेविंग्स जो है वो ज्यादा, मतलब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है. तो जब भी एग्रीगेट डिमांड कम होती है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है तो उसमें क्या हो जाता है, सेविंग ज्यादा हो जाती है और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है. तो ऐसा भी डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है. ठीक है. हियर एग्रीगेट सप्लाई इज, इस सिचुएशन में देखें तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है
और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड सिंस कंजम्पशन इज लो ड्यू टू हायर लेवल ऑफ सेविंग। सेविंग बहुत ज्यादा हो रही है और कंजम्पशन कम हो रही है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस and the investment expenditure of the firms will not be sufficient to purchase the entire output produced। अगर सेविंग ज्यादा होंगी इकोनॉमी में तो सी प्लस आई को अगर टोटल भी कर लेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को टोटल भी कर लेंगे, तो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है इकोनॉमी में कि वो सारी की सारी सप्लाई को मतलब डिस्पोज ऑफ कर पाए। देयर वुड बी एक्सेस प्रोडक्शन या एक्सेस सप्लाई इक्वल टू ए बी अमाउंट। तो ये जो मैंने शेड किया हुआ पोर्शन, ये ए बी अमाउंट, ये ए बी अमाउंट से जो सप्लाई होगी वो ज्यादा हो जाएगी। इन्वेंट्रीज विल पाइल अप विद द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के पास इन्वेंट्रीज रह जाएंगी। इन अ बिड टू कट डाउन द इन्वेंट्रीज द फर्म्स विल कट डाउन द प्रोडक्शन एंड ले ऑफ द वर्कर्स। तो जब तक पुराना माल नहीं बिकेगा फर्दर बनाएंगे नहीं, जब तक फर्दर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जो वर्कर्स हैं उनकी छुट्टी कर देंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी डिमांड गिर जाएगी। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। इससे इकोनॉमी में इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का लेवल गिर जाएगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द इनकम डिक्रीजेस टू द इक्विलिब्रियम लेवल OY0। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पुराना OY0 लेवल ऑफ इनकम नहीं आ जाता, ठीक है। इससे उल्टा चल पड़ेगा अब, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ द लेवल ऑफ इनकम इज OY2 the level of planned investment in the economy exceeds the savings of the households by GH amount। तो अब क्या हो गया, ये जो मैंने शेड पे दिखा रहा हूँ GH अमाउंट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा और सेविंग कम है, ठीक है। तो सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगर इस लेवल के सामने देखें तो आप देखोगे कि भाई इसके सामने डिमांड ज्यादा है और जो है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है तो उनकी इन्वेंटरीज खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जब प्रोड्यूसर्स की इन्वेंटरीज खत्म होंगी तो वो कहेंगे भाई इन्वेंटरी ज्यादा बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ा देंगे, तो ज्यादा इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट शुरू हो जाएगी। As a result, the demand for the goods will be more than the current production by GH due to high consumption expenditure as savings by households is low। सेविंग कम है, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं वो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है। A part of the current demand will be met by reducing inventory stock of goods। तो उनकी जो इन्वेंटरीज है वो कम होती रहेंगी। Therefore, the firms will like to expand production and hire more workers to build up their inventories। तो वो ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके अपनी इन्वेंटरीज को बिल्डअप करेंगे। दस द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल राइज। इससे इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल राइज हो जाएगा और राइज होके कहाँ पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली फिर से Y0 पे ही पहुंच जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस विल कंटिन्यू until the output increases to OY0 where saving equal to planned investment। तो जहां पे सेविंग और प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या डिजायर्ड सेविंग डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगी OY0 पे, अल्टीमेटली यहीं पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि ADS और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस में इक्विलिब्रियम किस तरीके से आ जाता है अल्टीमेटली। तो ये चैप्टर का नाम था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।